बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू अपने इस मौजू से शुरू करूं जो कि आज के वेबिनार का है। मैं अशफाक महमूद साहब ने जो अपने वीलॉग में जो बातें कही हैं उस पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहूँगा। तो उसमें पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स ये हैं कि खत का जवाब अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से दिया गया है। तो हकीकत ये है कि अभी तक उस खत का जवाब नहीं गया है। ये अफवाहें हैं और मिस इन्फॉर्मेशन है कि खत का जवाब चला गया है और वो अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से गया है। ना ही अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से गया है, ना ही किसी और दफ्तर से गया है। खत का जवाब अभी हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर गौर है। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ट्रीटी अमेंडमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है मॉडिफिकेशन का, वो ये इशू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कतई नहीं है, ज़ेर गौर है। ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है और लोगों में खामखा तशवीश पाई जाती है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ट्रीटी की अमेंडमेंट का इशू कैसे ज़ेर गौर आया। मैंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की सारी प्रोसीडिंग्स डिटेल से देखी हैं और उसमें कतई इसका कोई जिक्र नहीं है, ना ये वहाँ ज़ेर गौर आया है। लिहाजा इस पर भी मतलब ये कि हमें किसी तशवीश की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात ये कि हिंदुस्तान का कहना है कि ये टीयर सिस्टम के तहत वन आफ्टर अनदर एक्शंस होने चाहिए। इंडियन प्रेस जो है, इंडियन मीडिया इस किस्म के दावों से भरा हुआ है। आप इंटरनेट पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, विकिपीडिया देख लें। द इंटरनेट इज फ्लडेड विद इंडियन मिस इन्फॉर्मेशन कि ये इस तरह की सूरत हाल है कि एक एक करके आप एवेन्यूज को एग्जॉस्ट करें, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। ट्रीटी में इसकी प्रोविजन नहीं है। ट्रीटी में प्रोविजन सिर्फ ये है कि अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे या कमिश्नर्स लेवल पे ये कोई मसला हल नहीं कर सकते और आपका जो कमीशन है, जॉइंट कमीशन है, वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अब ये मसला जो है हम आपस में बातचीत से हल नहीं कर सकते, तो वो फिर फैसला करेंगे कि इसको न्यूट्रल एक्सपर्ट को या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को रेफर करना है। लिहाजा ये भी इंफॉर्मेशन सही नहीं है कि ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर ए टीयर सिस्टम, और ये दावे जो इंडियन प्रेस में हैं ये गलत हैं। तो उसमें एक चौथी बात ये कही गई है कि इंडिया ने ये अफवाहें भी फैलाई हैं कि अगर हम ट्रीटी की मॉडिफिकेशन के लिए तैयार नहीं होते तो वो यूनिलैटरली ट्रीटी को मॉडिफाई कर देंगे। ये काम कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रीटी की प्रोविजन ये है कि इस ट्रीटी को दोनों पार्टीज की रजामंदी से ही थ्रू अनदर ट्रीटी मॉडिफाई किया जा सकता है। नॉर्मल तरीके से कोई ऐसी मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकती। आपको एक और ट्रीटी में एंटर होना पड़ेगा टू मॉडिफाई दिस ट्रीटी। लिहाजा ना ही इंडिया यूनिलैटरली मॉडिफिकेशन कर सकता है इसमें, और ना ही इसको वो रिसाइन कर सकता है, क्योंकि ये दोनों सूरतें ऐसी हैं जिसमें कि आपको ट्रीटी में एंटर होना पड़ेगा, एक और ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। लिहाजा ये भी अफवाहों के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये कि डिलेज का जहाँ तक ताल्लुक है, हाँ ये सही है। जैसे अशफाक महमूद साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की कोशिश यही होती है कि हर चीज़ को, हर कार्रवाई को डिले किया जाए, और उसका मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है कि जब तक ये मामला जेर गौर रहेंगे उस असना में वो मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो फेट अकम्पली हो जाती है, और फिर कोई ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है कि जिससे आप उस प्रोजेक्ट को रिवर्स करवा सकें। तो ये डिले टैक्टिक्स जो हैं हिंदुस्तान की शुरू से चली आ रही हैं और वो अभी भी जारी हैं। एक और बात ये कही अशफाक महमूद साहब ने कि गालिबन पाकिस्तान जो है वो पैसिव रोल प्ले करता है, एक्टिव और एग्रेसिव रोल प्ले नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम मामलात जो है ना, हमारे ओवरऑल ताल्लुकात जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, और दुनिया में जो फिजा है इस वक्त डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, उसमें हमारी जो इस वक्त पोजीशन है, स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से
इसके लिए साजगार नहीं है कि हम कोई एग्रेसिव रोल प्ले करें या कोई एग्रेसिव पॉस्चर लें, क्योंकि इस इन मामलात में दुनिया के मुख्तलिफ इदारों की और मुल्कों की सपोर्ट चाहिए होती है। अगर आप कोई भी एग्रेसिव पॉस्चर लेना चाहते हैं तो जब तक इंटरनेशनल ओपिनियन को आप हमवार नहीं करेंगे आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो लिहाजा हमें एग्रेसिव पॉस्चर लेने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि हम लीगल पॉस्चर ही अडॉप्ट करें और उसकी प्रोजेक्शन अच्छी तरह करें, ताकि हमारा स्टैंड जो है वो दुनिया के सामने आ सके कि हमारा स्टांस क्या है। अभी तक ये होता है कि हम प्रोजेक्शन में बहुत वीक हैं, बहुत कमजोर हैं, लिहाजा हमारा स्टांस जो है वो दुनिया को मालूम ही नहीं होता। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने वावेला मचाया हुआ है। इंटरनेट पे आप चले जाएं, विकिपीडिया पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह मौजूद है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स एब्सेंस। तो ये एक अफसोसनाक बात है। लिहाजा हमें अग्रेसिव पॉस्चर तो नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू की प्रोजेक्शन हमें फोर्सफुली करनी चाहिए और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की। तो ये बातें थी जो कि अशफाक महमूद साहब को जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसकी बुनियाद पे उन्होंने जाहिर है कि की हैं, क्योंकि वो उनकी एक्सेस नहीं थी यहाँ मालूमात के वसाइल तक, और उन्होंने जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी उसी की बुनियाद पे अपने कमेंट्स दिए हैं। तो उसको मैंने सोचा कि इसमें जो फैक्चुअल पोजीशन है वो बयान कर दूं, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें चेक की हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के वेबसाइट से भी, वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट से भी, यहाँ मिनिस्ट्री से भी। और ये तमाम मालूमात की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें से अक्सर जो हैं वो अफवाहें हैं जो कि इंडियन मीडिया फैला रहा है, और हमारा मीडिया जो है पैनिक में है, तशवीश में है, लिहाजा उनको वो उजागर कर रहा है। तो ये सूरत हाल है। अब आते हैं इसकी तरफ कि जो मसला आज का है जिसको हमने डिस्कस करना है, इसका एक एजेंडा है जो कि कॉन्सेप्ट नोट में आईपीएस ने तैयार किया है, और उस तरतीब से मैं चलूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इसका पस मंज़र भी मैं कुछ थोड़ा सा बयान करूँ, क्योंकि स्ट्रेट अवे अगर हम इस इशू पे चले जाएं जो इंडिया ने हमें लेटर भेजा है और अमेंडमेंट के लिए कहा है, तो उसके लिए समझना ज़रा मुश्किल होगा कि वो क्यों इस तरह कर रहे हैं। लिहाजा थोड़ा सा पस मंज़र ज़रूर उसका बयान करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं ये भी कह दूं कि जो ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी उसका बुनियादी जो स्पिरिट थी वो थी कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप एंड गुडविल। और इसके लिए मैं आपको ट्रीटी का प्रीएम्बल पढ़कर सुनाता हूं जो इतना वाजे है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो किस तरीके से होगी। The government of India and the government of Pakistan, being equally desirous of attaining the most complete and satisfactory utilization of the waters of the Indus system of rivers, and recognizing the need, therefore, of fixing and delimiting in a spirit of goodwill and friendship the rights and obligations of each in relation to the other concerning the use of these waters, and of making provision for the settlement in a cooperative spirit of all such questions as may hereafter arise in regard to the interpretation or application of the provisions agreed upon herein, have resolved to conclude a treaty in furtherance of these objectives, and for this purpose have named as their plenipotentiaries. तो आपने गौर किया कि ये ट्रीटी जो है इसका बुनियादी जो स्पिरिट है वो है गुडविल एंड कोऑपरेशन, और अगर वो मिसिंग है तो जाहिर है कि नेकनियती से अगर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल पेश आएंगे जो कि आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये एलिमेंट जो है गुडविल और कोऑपरेशन का कभी भी जेर नज़र मद्देनज़र नहीं रखा। शुरू में 8-10 साल ये ट्रीटी कामयाबी से रही बगैर किसी वजह दखल अंदाजी के या बगैर किसी रिजेंटमेंट के। उसकी वजह ये थी कि शुरू में इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट्स प्लान नहीं किए थे उस वक्त,
लेकिन ये कि जब उन्होंने उस पर हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने शुरू किए, तब से ही हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन जो जो हमारे ताल्लुकात सियासी तौर पे एक दूसरे से ज़्यादा कशीदा होते गए, तो उसके हिसाब से फिर कोऑपरेशन लेवल गिरता चला गया। मसलन हमने सबसे पहले सलाल डैम का कजिया जो था, वो खुशनुमी से हुकूमती लेवल पे आपस में बातचीत से तय कर लिया था। यहाँ ये वही बात है जो हिंदुस्तान कहता है कि ट्रीटी की अमेंडमेंट करनी चाहिए। बात ये कि आपस की बातचीत जो है वो सबसे पहला एवेन्यू अवेलेबल है दोनों मुल्कों को, जिसके जरिए से वो कर सकते हैं, चाहे वो कमिश्नर के लेवल पे हो, इंडस वाटर्स कमीशन के लेवल पे हो, या सेक्रेटरीज के लेवल पे हो, या हुकूमतों के लेवल पे हो, फॉरेन ऑफिस के लेवल पे हो। ये एवेन्यूज ट्रीटी बार नहीं करती, और ये अवेलेबल हैं, और सबसे पहला ऑप्शन यही इस्तेमाल होता है। लिहाजा इसमें ट्रीटी की अमेंडमेंट की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्पिरिट है एक्चुअली गुडविल की और कोऑपरेशन की, वो लैकिंग है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस हालत में है इंटरनेशनली, इस पोजीशन में नहीं है, कमज़ोर है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू फोर्सफुली प्रेजेंट कर सके दुनिया को, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट कर रहा है। तो अब मैं आता हूँ अपनी उस पे प्रेजेंटेशन की तरफ। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा पस मंज़र ये जो है वो इस तरह से है कि ये मसले जो शुरू हुए, जैसे मैंने कहा कि पहले तो सलाल डैम और वुलर बैराज के मसाइल आए थे। सलाल डैम हमने कामयाबी से म्यूचुअल डिस्कशन से तय कर लिया हुकूमती लेवल पे, और वुलर बैराज पे हिंदुस्तान ने हमारी बात मान ली और उसको पेंड कर दिया प्रोजेक्ट को। और इस तरीके से ये मसाइल दो तो हमने हल कर लिए। लेकिन उसके बाद हमारे मसाइल जो शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं बगलिहार डैम से, सन 2005 से। और बगलिहार डैम में उन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उसमें उन्होंने एक प्रोविज़न ये रखी कि सिल्ट क्लियरेंस के लिए वो लो लेवल गेट्स बनाएंगे, डैम में बनाए उन्होंने, डिज़ाइन में रखे। उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया था, और ये ट्रीटी के मुताबिक नहीं था, ट्रीटी की वायलेशन थी, क्योंकि ट्रीटी ने एक जो स्टोरेज है एक मिनिमम रखा है किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, उससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो सकती। जबकि अगर आप लो लेवल डैम, लो लेवल गेट्स बनाएंगे जो कि वो सिल्ट क्लियरेंस के बहाने से या कह लीजिए उसकी वजह से वो रख रहे हैं, तो नतीजा ये होगा कि उनके पास एक स्टोरेज बहुत बड़ी आ जाएगी, और वो हमारे पानी के ऊपर कंट्रोल गेन कर लेंगे। तो हमारा जो मकसद है वो बुनियादी तौर पे एतराज़ का ये होता है कि आप हमारे वेस्टर्न रिवर्स को कंट्रोल उस पर डेवलप नहीं कर सकते, वो ट्रीटी के स्पिरिट के मुनाफी है। और वो ये काम वो उन्होंने बगलिहार डैम से शुरू किया, और वहाँ से हम उसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास गए। उसमें अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रल एक्सपर्ट ने उनको उनके हक में फैसला दिया, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि वो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट था वो ट्रीटी की जो पैरामीटर्स हैं उससे बाहर चला गया, और उसने ये स्टैंस लिया जो इंडिया का स्टांस था, उसने उसको सपोर्ट किया कि जिस वक्त ये ट्रीटी साइन हुई थी तो उस वक्त ये सिल्ट क्लियरेंस की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, लिहाजा उस वक्त की उसकी प्रोविजन इस ट्रीटी में नहीं है। अब चूंकि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लिहाजा हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात तो ये है कि वो टेक्नोलॉजी ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन उसके इस्तेमाल से आप ट्रीटी की वायलेशन कर रहे हैं। लिहाजा वो इस्तेमाल जो है कानूनी तौर पे किसी तरह भी जायज़ नहीं है। लेकिन वो न्यूट्रल एक्सपर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, और उसने उनके हक में फैसला दे दिया, जिसके नतीजे में ये एक सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि उनको एक ये फैसला मिल गया कि आप हर प्रोजेक्ट में इसी तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता हर डैम के हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट में स्टोरेज जो है, जो ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज आप बनाते जाएंगे, और इस तरह से हमारे सारे दरियाओं पे आपका कंट्रोल जो है ना वो बहुत मुस्तहकम हो जाएगा।
तो नतीजा ये हुआ कि किशनगंगा में भी उन्होंने ये उसूल फॉलो किया, और उसके बाद हमें फिर जाना पड़ा। हम गए न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भी, और फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गए। अच्छा, फॉर्चुनेटली ये हुआ कि 2013 में जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने किशनगंगा पे अपना हतमी फैसला दिया, उससे पहले उन्होंने इंटरिम फैसला दिया था जिसमें उन्होंने उस पर काम रुकवा दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने वो काम अलाउ कर दिया। और उसमें जब उन्होंने हतमी फैसला दिया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि बगलियार डैम पे जो न्यूट्रल एक्सपर्ट का फैसला था वो दुरुस्त नहीं था, वो ट्रीटी के मुताबिक नहीं था। लिहाजा आइंदा उस फैसले को प्रेसिडेंट ना बनाया जाए, और आइंदा किसी प्रोजेक्ट में वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना की जाए, ऐसी स्टोरेज डेवलप ना की जाए कि हमारे वेस्टर्न दरियाओं पर हिंदुस्तान को कंट्रोल हासिल हो जाए। तो ये फैसला 2013 में वर्ल्ड बैंक ने दिया, सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दिया। अब इस फैसले को इस पे अमल करना हिंदुस्तान के लिए लाजिम था, क्योंकि ट्रीटी यही प्रोवाइड करती है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से जो भी फैसला होगा वो दोनों फरीक उसको मंजूर करेंगे और उस पर अमल करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो उससे मुतमईन नहीं है और उस पर अमल नहीं कर रहा। और आइंदा भी वो जो प्रोजेक्ट्स उनके इन लाइन हैं उसमें वो वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के वो कोशिश करते हैं, और हर दफ़ा पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ता है। और उसके नतीजे में वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान खामा की रुकावटें पैदा करने के लिए, रुकावटें खड़ी करने के लिए बिला वजह एतराज़ करता है। हम तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं उसकी सनद हमारे पास है, न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कह दिया है कि ये आप कर सकते हैं। वो ये बात नहीं, इसका जिक्र नहीं करते कि बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उस न्यूट्रल एक्सपर्ट के फैसले को गलत करार दिया है, और उसने कहा है कि आइंदा किसी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। तो इस लिहाज से हिंदुस्तान जो है अपनी जो सियासी पोजीशन है दुनिया में उसको इस्तेमाल करके, और जो उनका असर रसूख है इंटरनेशनल फोरम्स पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको इस्तेमाल करके तो वो ऐसे इकदाम कर रहा है कि जो कानूनी तौर पे सही नहीं है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा यहाँ पर कि आपसे वो शेयर करूँ, एक बुलेट पॉइंट मैंने ब्रीफ बनाया है जिसकी बुनियाद पे मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो वो मैंने आईपीएस को भिजवा दिया था स्क्रीन शेयरिंग के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग अगर कर सकूँ तो ठीक है, वरना फिर वो आप लोग वहाँ से कर दीजिएगा। जी। तो पहला जो इसमें चीज़ है कि जो हमने आज के एजेंडा रखा है उसमें हाईलाइटिंग द ऑनगोइंग इंडस वाटर ट्रीटी इशू। इसमें जो मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई है वो इससे पैदा हुई है कि जब हिंदुस्तान ने वर्ल्ड बैंक के उस फैसले पे अमल नहीं किया जो 2013 में उन्होंने दिया था, तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से 2016 में रिक्वेस्ट की कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप अपॉइंट करें, और उसमें हम किशन गंगा का और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, किशन गंगा जो है वो नीलम रिवर के ऊपर है जिसको हिंदुस्तान के इलाके में किशन गंगा कहा जाता है, और रतले प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब की एक ट्राइब्यूटरी पे है। तो ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें हिंदुस्तान वायलेशन कर रहा है ट्रीटी की, उन्होंने कहा कि इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर जाए। उसके कुछ ही दिनों बाद हिंदुस्तान ने इंडिया से ये वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट की कि आप ये मसले जो है पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्शंस हैं इनको न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने ले जाएं। अब ट्रीटी जो है वो इस मामले में खामोश है, क्योंकि ट्रीटी ये प्रिज्यूम करती है कि दोनों मुल्क कोऑपरेशन की स्पिरिट में जॉइंट रिक्वेस्ट भेजेंगे, सेम रिक्वेस्ट भेजेंगे वर्ल्ड बैंक को, और ऐसा नहीं होगा कि कंफ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट जाए, हमारी तरफ से कोई और रिक्वेस्ट जाए, हिंदुस्तान की तरफ से कोई और जाए। तो वर्ल्ड बैंक के लिए उस पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है कि वो किसका साथ दे। और वर्ल्ड बैंक ने अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, द डिफिकल्टी एंड द प्रॉब्लम, वर्ल्ड बैंक ने उसको पेंड किया
और हमसे ये कहा दोनों मुल्कों से कि आप इसको म्यूचुअली आपस में तय करें कि कौन सा हमने स्टेप लेना है। आप म्यूचुअली हमें जॉइंट रिक्वेस्ट करें कि आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाहते हैं या न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास चाहते हैं। इसलिए कि अगर हम ये दोनों अपॉइंट कर देंगे और दोनों का फैसलों में तजाद हुआ तो एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी और ये ट्रीटी जो है खतरे में पड़ जाएगी। और आज वही सूरत हाल दरपेश है। लेकिन हिंदुस्तान ने हमारी बातचीत होती रही उनसे, इस अरसे में वो 5-6 साल गुजर गए, लेकिन हम लोग दोनों ममालिक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। और नतीजा ये निकला कि अब वर्ल्ड बैंक ने परेशान होकर दोनों चीज़ों पर इन पैरेलल अमल शुरू करवा दिया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी अपॉइंट कर दिया और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर दिया, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। और हमारी तरफ से भी ये प्रेशर था कि आप जो आपने पेंड किया है, तो इंडिया पे तो कोई पाबंदी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट में प्रोसीड ना करे, तो वो तो टाइम गेन कर रहा है इससे और हमारा नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा हमारे तरफ से ये प्रेशर था और इंडिया की तरफ से प्रेशर ये था कि आप इसको न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ले जाएं। तो वर्ल्ड बैंक ने फिर मजबूरन पैरेलल एक्शन शुरू कर दिया। अब जब पैरेलल एक्शन शुरू किया तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हिंदुस्तान ने उसका बायकॉट किया। उसकी प्रोसीडिंग्स हिंदुस्तान ने अटेंड नहीं की। अभी तक एक ही प्रोसीडिंग हुई है, उसकी एक ही मीटिंग हुई है जिसमें प्रोसीजर्स वगैरह तय किए हैं उन्होंने। तो हिंदुस्तान जो है उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। और न्यूट्रल एक्सपर्ट की भी एक ही सिटिंग हुई है, अभी प्रोसीजर ही तय हुए हैं उसमें और वो उस पर पाकिस्तान जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट को की मीटिंग को अटेंड कर रहा है, लेकिन इस रिजर्वेशन के साथ कि हमारी जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो हमने स्टैंड लिया है, विदाउट प्रेजुडिस टू दैट हम ये प्रोसीडिंग्स अटेंड कर रहे हैं, और नॉट दैट वी वांट ए डिसीजन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सपर्ट। तो इस रिजर्वेशन के साथ पाकिस्तान ये मीटिंग एक पहली मीटिंग जो हुई है वो अटेंड कर रहा है, ये उसने। और बाकी अब ये दोनों प्रोसेस जो हैं फिलहाल इनमें ब्रेक आ गया है, क्योंकि उन्होंने प्रोसीजर्स वगैरह तय करने के लिए अब रिसेस कर लिया है और ये अभी मई में दोबारा इसकी हियरिंग्स शुरू होंगी। तो इस सूरत हाल में अब हिंदुस्तान जो है वो मैं समझता हूँ कि ऐसी पोजीशन में है कि अगर ये सस्पेंडेड रहे एक्शन तब भी उनको फायदा है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लेंगे। और अगर ये आगे प्रोसीड करता है और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हमारे हक में फैसला देता है, तो वो उसको तस्लीम करने से इनकार कर देंगे, क्योंकि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये एक बड़ी खतरनाक और अजीब सी सूरत हाल है, जिसका हमें कोई हल सोचना होगा कि ऐसी सूरत में क्या होगा। और तो ये मैं समझता हूँ कि ये मौजू जो है उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि ये अगरचे मैंने जहाँ तक साहिब इख्तियार लोगों से मिनिस्ट्री में डिस्कशंस की हैं, तो उनका ख्याल ये है कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता और वो एक यूनिलैटरल एक्शन होगा। लिहाजा हम उस पर फिलहाल उस पर नहीं गौर कर रहे, लेकिन ये कि हमने अपनी पोजीशन रिजर्व रखी हुई है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे कि हम न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले फैसला किया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का। इंडिया ने बाद में रिक्वेस्ट की है न्यूट्रल एक्सपर्ट की। लिहाजा जो रिक्वेस्ट पहले गई थी वर्ल्ड बैंक के पास उस पर अमल होना चाहिए था, और उसमें डिले हुई, नतीजा डिले भी क्या हुई, 1-2 महीने की बात थी, उसके बाद ही उसने इंडिया ने रिक्वेस्ट कर दी थी। लेकिन वो कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट चूंकि उनकी बाद में गई है, लिहाजा हमें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि डिस्कशन ऑन द मॉडिफिकेशन डन बाय इंडिया इन इंडस वाटर ट्रीटी, ये मॉडिफिकेशन हुई नहीं है अभी। ये मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने बातचीत की प्रपोजल भेजी है पाकिस्तान को। तो लेकिन ये कि इंडिया जो है वो विदाउट मॉडिफिकेशन ऐसे काम कर रहा है जो मॉडिफिकेशन के जरिए से अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। यानी उन्होंने अपने डैम का डिज़ाइन तो चेंज कर लिया है और अब आगे जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो उस डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं जो कि
ट्रीटी अलाउ नहीं करती, तो वर्चुअली तो ये मॉडिफिकेशन ही हो गई ना इन ए वे। लेकिन बहरहाल फॉर्मल मॉडिफिकेशन ट्रीटी की नहीं हुई, और ना हम वो कर सकते हैं यूनिलैटरली जब तक कि पाकिस्तान एग्री ना करे। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, चूंकि ये हमारी म्यूचुअल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत कामयाब नहीं हुई थी, उसके बाद ही तो हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो अगर वो ट्रीटी में ये प्रोविजन रखते हैं कि नहीं, ये बायलैटरली म्यूचुअल डिस्कशन से किया जाए, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलना सिवाय इसके कि वो अपनी जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक क्लाउट है उसको इस्तेमाल करके हमें ब्राउबीट करने की कोशिश करें म्यूचुअल डिस्कशंस में। और ये ऐसे ही है जैसे कि कश्मीर के इशू पे उन्होंने कहा कि नहीं, यूएन के रेजोल्यूशंस को हम नहीं मानते, अब तो बायलैटरल नेगोशिएशन होनी चाहिए शिमला मुआहदे के तहत। तो इस किस्म का स्टैंड वो ले सकते हैं। लिहाजा इसमें हमें बायलैटरल उसके लिए कतई हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, और इंटरनेशनल जो ओपिनियन है उसको हमें हमवार करना चाहिए। और लेकिन हिंदुस्तान ने इसी नियत से बायकॉट किया है उसकी पार्टिसिपेशन में, कि वो उसको बाद में बहाना बना सके कि हम तो उसका हिस्सा ही नहीं थे। लेकिन हमारे हक में ये बात नहीं है कि हम उनके ये तजवीज़ माने कि ट्रीटी को मॉडिफाई किया जाए। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि डिस्कशन अबाउट इंस्टांसेस ऑफ बोथ कंट्रीज, पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया का स्टांस जो है ना, वो इन चार चीज़ों पे बेस करता है। पहला ये कि हिमालयन वाटर्स जो हैं इंडस बेसिन के, उसमें बड़ा हाई लोड होता है सिल्ट का। और दूसरा ये है कि चूंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सिल्ट क्लियरेंस की उस वक्त अवेलेबल नहीं थी जब ये ट्रीटी साइन हुई है, लिहाजा अब चूंकि वो अवेलेबल हो गई हैं तो हमें इस्तेमाल की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन ट्रीटी इसके लिए प्रोविज़न नहीं रखती। तीसरा यह है कि क्लाइमेट चेंज और रिजल्टिंग हायर लेवल्स ऑफ फ्लड्स जो हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि हम ट्रीटी में मॉडिफिकेशन करें। और चौथा यह है कि पाकिस्तान ऑब्जर्वेशंस आर व्यूड एज बीइंग बेस्ड ऑन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड टू हरास इंडिया। अगर आप इंडियन मीडिया देखें और इंटरनेट पे जाएं तो आपको बेशुमार ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे और रिपोर्ट्स मिलेंगी जिसमें वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है सिर्फ इसलिए रुकावटें पैदा करता है कि हिंदुस्तान को हैरास करे और हमारे प्रोजेक्ट्स को डिले करे। पाकिस्तान के पास कोई जेन्युइन बात नहीं होती। तो ये अगरचे दावा उनका कतई गलत है। पाकिस्तान के बुनियादी इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर्स जो हैं वो एक लाइफलाइन है, तो हम किसी सूरत से भी उसको लाइटली नहीं ले सकते। और पाकिस्तान का जो स्टांस है उसमें पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने बेसिक राइट्स को जो 3 वेस्टर्न रिवर्स में हमें मिलते हैं ट्रीटी के अंडर, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर सूरत, क्योंकि वही एक हमारे पास ऐसा एक जरिया है जिसके जरिए से हम अपने पानी को इंश्योर कर सकते हैं कि हमें जितना हमारा हक बनता है अंडर द ट्रीटी वो मिलता रहे। लेकिन अगर ये ट्रीटी ना हो या इसकी वायलेशन होती रहे तो हमें सीरियसली नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और पानी एक बुनियादी सहूलत, बुनियादी ज़रूरत भी है इंसान की। तो हर सूरत से हमारी इकोनॉमी भी सफ़र करेगी, हमारी एग्रीकल्चर भी सफ़र करेगी, और हमारे जनरल यूज़ के पानी का जो इस्तेमाल है उसमें भी शॉर्टेज हो जाएगी। लिहाजा हमें किसी सूरत ये सूट नहीं करता कि हम ये अपने इस हक से दस्तबरदार हो जाएं जो 3 मगरबी दरियाओं पे हमें ट्रीटी के तहत हासिल है। फिर दूसरा हमारा जो स्टांस है वो ये है कि इंडिया का जो अटेम्प्ट है टू गेन कंट्रोल वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, मगरबी दरियाओं के ऊपर जो वो कंट्रोल हासिल करते हैं बाय सरेप्टिशियस मींस, डीवियस मींस, कि वो उस पर हायर स्टोरेजेस बना रहे हैं जितनी की ट्रीटी अलाउ नहीं करती, तो उससे उनको एक कंट्रोल हासिल हो जाता है। उस कंट्रोल का नतीजा ये हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहें जितना चाहें पानी रिलीज कर दें, या जब चाहें जितना चाहें पानी रोक दें। और उसकी दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ये 2 प्रोविजंस हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। एक तो ये कि वो
इसमें स्टोरेज एक खास लेवल से ज़्यादा नहीं बनाएंगे डैम्स में। दूसरा ये है कि उसकी फिलिंग खास औकात में की जाएगी, और ऐसे औकात में की जाएगी जो फ्लड सीजन होता है, और ऐसे औकात में नहीं की जाएगी जिससे पाकिस्तान के को डैमेज हो और पाकिस्तान की सप्लाई पानी की कम हो जाए। लेकिन हमने देखा कि बगलियार के केस में उन्होंने इस प्रोविजन को वायलेट किया, और उन्होंने उसकी जो फिलिंग की वो बिल्कुल लीन सीजन में की, जबकि पानी बहुत कम होता है दरियाओं में, और उससे हमें खासा नुकसान पहुंचा। और वो हमारा सोइंग सीजन, जाहिर है कि हमारी एग्रीकल्चर सब उसी पर डिपेंड करती है। अगर सोइंग सीजन में हमें पानी वाफिर मकदार में ना मिले तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी, लगेंगे। और इसी तरह से हार्वेस्टिंग सीजन में भी हमारे जो ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से पानी रिलीज होना चाहिए। लेकिन ये कि बगलियार के केस में ये वायलेट हुआ, और इसके नतीजे में हमें नुकसान पहुंचा, जो कि बाद में उस वक्त मनमोहन सिंह वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, और बाद में उन्होंने ये तस्लीम किया कि हाँ ये ट्रीटी की वायलेशन है, कि ये गलत वक्त पे फिलिंग की गई इसके डैम की, और उसके नतीजे में पानी की सप्लाई उस अरसे के लिए रुक गई जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी। तो उन्होंने ये भी ऑफर दी कि हम इस पानी की कमी को आपको किसी और वक्त में पूरी कर देंगे। लेकिन बात यह है कि जब वो वक्त गुजर गया उसके बाद आप इत्माम हुज्जत के लिए उसको पूरी कर भी दें तो वो जो नुकसान होना था वो हमें हो गया। अच्छा, तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान का स्टांस ये है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का, इतने बेशुमार प्रोजेक्ट्स, उन्होंने तकरीबन 150 प्रोजेक्ट्स इस वक्त प्लान किए हुए हैं हमारे मगरबी दरियाओं के ऊपर। तो वो उसमें जो उनका टोटल डिसरिगार्ड है फॉर पाकिस्तान इंटरेस्ट एज ए लोअर राइपेरियन विद एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यानी ये बात ये है कि इस ट्रीटी के अलावा भी इंटरनेशनल लॉज हैं पानी के, ट्रांसबाउंडरी रिवर्स के बारे इंटरनेशनल लॉज हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि आप लोअर राइपेरियन को के हक को प्रोटेक्ट करेंगे, और उस पानी अपर राइपेरियन जो है वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा कि लोअर राइपेरियन को उससे सीरियस नुकसान पहुंचे। तो ये ट्रीटी ना भी होती तब भी हमें इंटरनेशनल जो वाटर लॉज हैं उसके तहत प्रोटेक्शन होनी होनी थी और है। तो इसलिए हिंदुस्तान जो है ट्रीटी को भी वायलेट कर रहा है और उन इंटरनेशनल लॉज को भी वायलेट कर रहा है जो कि लोअर राइपेरियंस को प्रोटेक्शन देते हैं। चौथा हमारा स्टांस ये है कि इंडस वाटर्स जो है पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, और ये हमारी सर्वाइवल का मसला है। तो इसलिए कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि हम इस पे किसी सूरत भी अपने वाइटल इंटरेस्ट जो है उन पे कॉम्प्रोमाइज करें। और पांचवा हमारा ये है कि हिंदुस्तान जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली, यानी वो जो गुडविल और फ्रेंडशिप और गुड फेथ जिसका जिक्र किया गया प्रीएम्बल में ट्रीटी के, उसको कभी भी नहीं शो किया। हिंदुस्तान ने हमेशा ऐसा एटीट्यूड इख्तियार किया है कि जैसे वो हमारी एग्रीकल्चर को और हमारी पानी की सप्लाई को हर सूरत कम से कम करना चाहते हो। तो और वो ट्रीटी की वायलेशंस अगर इन लेटर नहीं तो इन स्पिरिट बहरहाल करते रहे हैं एट ऑल द टाइम्स। तो लिहाजा ये स्टांस पाकिस्तान का है और जिस पे बेस करता है पाकिस्तान का ऑब्जेक्शंस, और हिंदुस्तान के स्टांसेस जो हैं वो मैंने आपको बयान कर दिए। आगे चलिए ज़रा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट है हमारा कंक्लूसिव डायलॉग ऑन एक्शन प्लान फॉर पाकिस्तान टू टैकल IWT इशू। अब इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी तकलीफ दह है और नागुफ्ताबे है। पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स का जो दफ्तर है वो उसकी हाल जबू हाली आपसे बयान नहीं की जा सकती है, तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान का कमिश्नर होल टाइम कोई नहीं है। जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में वही पाकिस्तान कमिश्नर का चार्ज लुक आफ्टर करते हैं। और मैंने कोशिश की कि ये पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स का दफ्तर जो है उनका वेबसाइट पे जाके कुछ डेटा हासिल कर सकूं, तो वहाँ वेबसाइट भी मौजूद नहीं है। मिनिस्ट्री में के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इनका वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हालांकि ये बहुत ही अहम दफ्तर है
जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हुकूमत को और सारी अथॉरिटीज़ को, लेकिन इत्तेफाक से ये ऐसा नहीं है। तो ज़रूरत है इस बात की कि पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स के दफ्तर की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, और बहुत एग्रेसिव तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, क्योंकि वहाँ कैपेसिटी की शदीद कमी है। उसके अलावा हमारे जो दूसरा जो स्टेप हमें लेना चाहिए वो ये है कि हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की, वहाँ हमें वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के की फैकल्टीज, स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज खोलनी चाहिए अगर नहीं है, और अगर हैं तो उनका स्पेशल रेफरेंस इंडस वाटर ट्रीटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे यूईटी है लाहौर का, नस्ट इस्लामाबाद का है, या एनईडी यूनिवर्सिटी कराची की है, तो उनको ये मैंडेट होना चाहिए कि वो एक्टिव रिसर्च और रेलेवेंट रिसर्च प्रोग्राम्स शुरू करें, जो कि इंडस वाटर्स के रेफरेंस से, इंडस बेसिन के रेफरेंस से और इसकी हाइड्रोलॉजी के रेफरेंस से हो, ताकि पीसी आईडब्ल्यू को उनसे मदद मिल सके उन चीज़ों से। और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और पीसीआईडब्ल्यू का इन टेक्निकल एकेडमिया के साथ क्लोज लिएजन होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल नापैद है। और अगर कहीं मसलन मेरे नॉलेज में है कि यूईटी लाहौर में महकमा मौजूद है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का, लेकिन उसका कतई कोई लिएजा नहीं है हमारी मिनिस्ट्री से या पीसीआईडब्ल्यू से। वो एक इंडिपेंडेंट सी का सा महकमा है, और जो काम भी करते हैं वो उन्हीं तक महदूद रहता है। तो ये सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है, और ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है और जो पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स है, इनका बहुत ही क्लोज लिएज़न हो इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से और इनकी रिसर्च से। और इसके अलावा चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र का ऑफिस जो है वो भी बहुत अहम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज के वाटर रिसोर्सेज के अंडर आता है, और इसकी भी हालत नागुफ्तबे है। उसकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, और इनके और पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स के दरमियान भी क्लोज लिएजन होना चाहिए। और ये इंजीनियरिंग एडवाइज़र जो है ये की है टेक्निकल साइड पे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की, क्योंकि जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो तो टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उनका, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, जो टेक्निकल लोग नहीं हैं। तो जो टेक्निकल एडवाइस मिलती है मिनिस्ट्री को वो चीफ इंजीनियरिंग एडवाइजर के दफ्तर से मिलती है, वो उन्हीं के ऑफिस का एक सब्सिडियरी ऑफिस है, लेकिन उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है, और उसके और पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स के दरमियान क्लोज लिएजन की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा एक ज़रूरत जो सबसे बड़ी है, जो इस वक्त हमारा जो इमेज है, जो व्यू पॉइंट है, वो दुनिया तक नहीं पहुंचता। हमें बड़ा प्रोएक्टिव और एग्रेसिव प्रोजेक्शन करना चाहिए पाकिस्तान के व्यू पॉइंट का ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, और जो डिस्प्यूट्स हैं इसमें वो लोकल मीडिया में भी होना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया में भी होना चाहिए, और इंटरनेशनल फोरम्स में भी हमें उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि ये आजकल की दुनिया में जो आपका परसेप्शन है, जो प्रोजेक्शन है, आपकी जो नैरेटिव है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका कोई नैरेटिव है ही नहीं, आपकी कोई प्रोजेक्शन नहीं है, आपने अपना व्यू पॉइंट प्रोजेक्ट नहीं किया दुनिया को, तो वी विल गो बाय डिफॉल्ट, और दुनिया को हिंदुस्तान का व्यू पॉइंट और उनका जो स्टैंड है इंडस वाटर ट्रीटी पे और इसके डिस्प्यूट्स पे और इसके प्रोजेक्ट्स पे, सिर्फ वही मालूम होगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन यही है कि हिंदुस्तान ने फ्लड किया हुआ है इंटरनेट को और यूट्यूब को और तमाम चैनल्स को, हर चीज़ को, और प्रिंट मीडिया को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे साइड पे बहुत कम इस पे काम होता है। लिहाजा हमें बहुत प्रोएक्टिव और एग्रेसिव प्रोजेक्शन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू की करने की ज़रूरत है, और उसके लिए मिनिस्ट्री को भी कोशिश करनी चाहिए, और फॉरेन ऑफिस से भी उनको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन ऑफिस तो इंटरनेशनल फोरम से हमारी, उसके बगैर तो हम ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें सीरियस स्टडी करने की ज़रूरत है इंडस वाटर ट्रीटी को, ताकि हम इंडियन आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर कर सकें। मैंने देखा है कि हमारे साइड पे, हमारे महकमों में इंडस वाटर ट्रीटी की वो शिकें ज़्यादा गौर से शायद नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि वो दे आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन।
बहुत सारी ऐसी शिकें हैं। और हमें मसला इसीलिए पेश आता है कि जब हम इंटरनेशनल फोरम उस पर जाते हैं आर्बिट्रेशन में न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, तो इनएविटेबली हमें फैसला हमारे खिलाफ आता है, क्योंकि हम अपना केस स्ट्रांगली पेश नहीं कर सकते। और उसकी वजह यही है कि हमने ट्रीटी को इतना ध्यान नहीं दिया कि उसमें बहुत से ऐसे क्लॉजेज हैं, ऐसी शिकें हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, और हिंदुस्तान की इंटरप्रिटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, क्योंकि वो स्ट्रांगली उसको प्रेजेंट करता है हमारी तरफ से। उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रांग आर्गुमेंट्स नहीं होते। तो इसलिए ट्रीटी के ऊपर बाकायदा एक इनको सेल कायम करना चाहिए, जो ट्रीटी के ऊपर मजीद गौर करे, रिसर्च करे, और उसकी जो इस तरह की शिकें हैं विच आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, वो उनको उजागर करके और अपना एक नैरेटिव डेवलप करे। और इसी तरह से फिर इंडिया का जो प्रपोजल है इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करने का, उसको हमें स्ट्रांग आर्गुमेंट्स के साथ रिजेक्ट करना चाहिए, नॉट जस्ट। यानी हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये है, हमारे अखबारों में भी बाज एक जगह किसी जगह आया है कि जी हमें बस इंडिया से हमने कह दिया है कि नहीं हो सकता। इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन डील नहीं होते। आर्गुमेंट का जवाब आर्गुमेंट से दिया जाता है। उन्होंने अपने प्रपोजल के मद में आर्गुमेंट्स पेश किए हैं कि किस वजह से वो चाहते हैं। तो हमें भी आर्गुमेंट्स जो हैं वो देने चाहिए, स्ट्रांग आर्गुमेंट्स देने चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए रिवीजन ट्रीटी का। और इसके अलावा अगर एज ए लास्ट रिसॉर्ट अगर कोई चीज़ काम नहीं करती है और ये मसला जो है परसिस्ट करता है, और इंडिया जो है वायलेशंस कंटिन्यू करता है और प्रोसीडिंग्स को भी वायलेट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, तो हमें यूएन में जाने के ऊपर गौर करना चाहिए और यूएन के फोरम्स इसके लिए इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि जब तक कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह पेश नहीं करेंगे, हमें रिलीफ इसमें ज़्यादा नहीं मिल सकेगा। तो इन मारूजात के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ क्लोज करता हूँ। और अब आप लोग डिस्कशन इस पे जो ओपन करना चाहें तो करिए।